हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, कल हमने जहां से क्वेश्चंस को छोड़ा था वहां से आगे के सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। आपको बता दें 2 मई से लेकर 19 मई की परीक्षा में यानी कि एसएससी एमटीएस की सभी शिफ्टों में जो सवाल पूछे गए उनको हम कवर कर रहे हैं 2 से 3 क्लासों के अंदर। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो कल वाली क्लास आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सभी परीक्षाएं, चाहे वह एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एसएससी एमटीएस को, कोई सा भी आपका एक दिवसीय एग्जाम हो, इन क्लासों से आपकी परीक्षा में 8 से 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इन क्लासों को आप मिस मत कीजिएगा, बहुत ध्यान पूर्वक सारे सवाल और उनकी व्याख्या को सुनते चलिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने और कुछ महत्वपूर्ण सवाल। हमसे सवाल पूछा गया था कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल 60, आर्टिकल 61, आर्टिकल 76, आर्टिकल 64। ये चारों आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 60 में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। राष्ट्रपति का महाभियोग ये किसमें है, आर्टिकल 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 61 में। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है, तो आपको ध्यान में रखना है अमेरिका से ली गई है। इतनी बातें आपको नोट करनी है। इसके अलावा आर्टिकल 76 ये किससे संबंधित है, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, न्यायवादी से संबंधित है। और वर्तमान समय भारत के महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमणी। और किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 64। इसमें दोस्तों क्या दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसको आप नोट कर लें, आपकी परीक्षा में ये सवाल आपसे 100% पूछा जाएगा। उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर 63। और दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर 62। और राष्ट्रपति का क्षमादान ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 72। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और एक आर्टिकल दोस्तों आपको और नोट करना है, आर्टिकल नंबर 71। इसमें क्या दिया हुआ है, तो आपको नोट करना है अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत करेगा, आर्टिकल नंबर 71 के तहत करेगा। उम्मीद करता हूं जितने मैंने 8 से 10 आर्टिकल आपको बताए सारे आपने नोट कर लिए होंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया था कि नवरेह नृत्य का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों 2 आपको त्योहार मैंने नोट कराया था, एक नवरोज एक नवरेह। तो नवरोज कहाँ का था, ये दोस्तों पारसी धर्म का त्योहार था, लेकिन ये नवरेह कहाँ का था, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे नवरोज पूछ लिया जाए, क्या दोस्तों नवरोज ये कौन से धर्म का दोस्तों त्योहार है, तो आपको याद रखना ये पारसी धर्म का त्योहार है। इसको भी आपको नोट करना है, यह सवाल भी आपकी परीक्षा में बन सकता है, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। दोस्तों महत्वपूर्ण अनुसूचियां मैंने आपको 8 की 8 सॉरी दोस्तों जितनी 10 या 11 जितनी अनुसूचियां थी सारी आपको मैंने नोट करा दी थी। आपको बता दें 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों भाषाओं की बात आई है तो आइए महत्वपूर्ण बातें मैं आपको और नोट करा देता हूं। हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, कुल 14 भाषाएं थी। कितनी, 14। और फिर दोस्तों 15वीं भाषा, 15वीं कौन सी है, सिंधी। जो 15वीं भाषा है सिंधी, इसको दोस्तों कब जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके द्वारा दोस्तों 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। इसके बाद होता है दोस्तों 71वां संविधान संशोधन, कौन सा, 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके द्वारा दोस्तों 3 भाषाओं को और जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषाएं थी, नमक, यानी कि दोस्तों कौन कौन सी आपको याद रखनी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इन 3 भाषाओं को कब जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद दोस्तों लास्ट में होता है 92वां संविधान संशोधन, कौन सा, 92वां संविधान संशोधन। और दोस्तों इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी, बोडो। इन सबको आप नोट करके रखें, बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली और एक संथाली। इन 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया था, ये 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसको भी आपको नोट करना है। अब आपको कमेंट करके बताना है भारत की दोस्तों राजभाषा हिंदी होगी और दोस्तों जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। ये किस आर्टिकल में कहा गया, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बता देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया था कि रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है, तो मैंने आपको क्या बताया था,
टेनिस की बात आएगी तो आपको 4 खिलाड़ी याद रखने, कौन कौन से? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक, कार्लोस अल्कराज। यही 4 नाम बार बार आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? टेनिस। ये सबके सब टेनिस के खिलाड़ी हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों कमेंट कर कर बताएं, फुटबॉल, जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था फीफा वाला, वो दोस्तों उसका नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट फीफा दोस्तों कहाँ पर आयोजित होने वाला है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इस बार कहाँ हुआ था? कतर, दोहा में हुआ था। लेकिन अगली बार कहाँ होगा? इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 8 डिग्री अक्षांश, 9 डिग्री अक्षांश या 49 डिग्री अक्षांश है कि 10 डिग्री अक्षांश? तो मैंने आपको कई बार बताया है, अंडमान और निकोबार है, इन दोनों को आपस में कौन अलग करता है? ये 10 डिग्री अक्षांश। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों 49 डिग्री अक्षांश किसको अलग करता है? यूएसए और कनाडा। इसको दोस्तों कौन अलग करता है? तो आपको याद रखना है 49 डिग्री अक्षांश से। इतनी बातें आपको नोट करनी है। अब दोस्तों अंडमान निकोबार की बात आई है तो यहाँ पर क्या स्थित है? मैंने आपको बताया था दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। और दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला वादक है, सितार वादक है, संतूर वादक है, सरोद वादक हैं? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप एसएससी का कोई सा भी एग्जाम देने वाले हों तो आपको महत्वपूर्ण जो कलाकार हैं वो आपको पढ़कर जाने। स्टैटिक जीके में हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन सा दोस्तों जो कलाकार है किस नृत्य से संबंधित है, या कौन सा कलाकार कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। ये सवाल हर बार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खान, इनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो आपको नोट करके रखना है, ये सरोद वादक है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। हमजद अली खान, इनका संबंध भी किससे है? सरोद वादक हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों एक सवाल पूछा गया था कि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो बहुत ही सिंपल सवाल था ये दोस्तों, हमेशा 10 वर्षों के अंतराल में होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। याद कीजिएगा दोस्तों जनगणना के बारे में। दोस्तों भारत के ये दोस्तों 2011 की जो जनगणना थी, भारत में कौन से क्रम की जनगणना थी? 15वें क्रम की जनगणना थी। मैंने अभी आपको पीछे बताया हुआ भी है। और दोस्तों आज़ादी के बाद कौन सी जनगणना थी? ये 7वीं जनगणना थी। इतनी बातें आपको नोट करनी है। जनगणना को लेकर आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा। अगर दोस्तों आपने कल वाला वीडियो ना देखा हो तो कल वाला वीडियो आप जरूर देख लें। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कल वाली क्लास है, उस क्लास को आप देख कर जाएं। और जितनी आगे वाली क्लासें हो रही हैं सारी क्लासेस आप देख कर जाइएगा। 100% 10 से 12 सवाल आपको आपकी परीक्षा में हूबहू छपे हुए मिलेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग करता है, नीति आयोग करता है, खादी ग्राम उद्योग आयोग करता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय करता है? तो आपको याद रखना है भारत में गरीबी रेखा का आकलन है ये किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों नीति आयोग की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट नीति आयोग से मैं आपको नोट कराता हूं। जैसे कि अगर आपसे पूछा है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके सीईओ यानी कि कार्यकारी अधिकारी कौन है? वीआर सुब्रमण्यम। वी आर सुब्रमण्यम, ये दोस्तों इसकी कार्यकारी अधिकारी हैं। इसको भी आपको नोट करना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि I2U2 संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत, इजराइल, इंग्लैंड, संयुक्त अरब अमीरात। यानी कि दोस्तों I2U2 आप सब जानते हैं कि नया संगठन है और इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपको याद रखना इसमें इंग्लैंड शामिल नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। इसकी जगह पर दोस्तों आपको क्या याद रखना? अमेरिका। कौन याद रखना? अमेरिका। यानी कि दोस्तों भारत भी शामिल है, इजराइल भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है। अब दोस्तों एक संगठन का नाम आपने और सुना होगा, क्वेड संगठन। कौन सा? क्वेड।
क्वाड संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं, जल्दी से कमेंट कर कर बताएं। और दोस्तों इनका जो संयुक्त रूप से अभ्यास होता है उसको कहते हैं मालाबार। और क्वाड की इस बार बैठक कहां पर आयोजित होगी 2023 में, तो आपको ध्यान में रखना है इसकी बैठक दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है। ये दोस्तों कौन से क्रम की है दोस्तों, शायद 5वें क्रम की है, इसको आप एक बार देख लेंगे। और इससे पहले वाली बैठक कहां पर हुई थी, टोक्यो जापान में। इतनी बातें आपको क्वाड से याद रखनी है। और क्वाड की संकल्पना किसने दी थी, शिंजो अबे ने दी थी, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी अभी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, आपको याद होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल दोस्तों हमसे पूछा गया है कि राउत नाचा नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा। तो आपको याद रखना है राउत नाचा, इसका संबंध किससे है, छत्तीसगढ़। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। झारखंड, मैंने आपको बताया था सरहुल फेस्टिवल, जट जाटे, इनका संबंध कहां से, झारखंड। कर्नाटक से दोस्तों आपको क्या याद रखना है, यक्षगान, बोलाकाट, उम्मट आट, इन सबका संबंध कहां से है, कर्नाटक। दोस्तों गोवा की बात करें तो फुगड़ी और देखनी, फुगड़ी देखनी, ये दोनों लोक नृत्य कहाँ के हैं, गोवा के हैं। और दोस्तों गोवा का एक से दो चीज़ आपको और याद रखना, त्योहार, सिग्मो फेस्टिवल। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है, गोवा का है। और दोस्तों एक फेस्टिवल वहाँ पर बना है, साओ जो आओ, साओ जो आओ, ये फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं, गोवा के अंदर मनाते हैं। इतनी बातें आपको नोट करनी है, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण बनेंगे आपकी परीक्षा को लेकर। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1894, 1909 या 1928, 1930। यहाँ से आपको मैं 3 सवाल बताऊंगा आपकी परीक्षा के लिए, रामबाण सवाल। दोस्तों बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आपको नोट करके रखना है, ये हुई थी 1928 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछ लिया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1909 में हुई थी। यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1909। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान में रखना 1928 है। और बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी साहब हैं। कौन है, रोजर बिन्नी। इसको भी आप नोट करें, करंट अफेयर का लल्लन टॉप सवाल है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं 1894, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, नोट लगाइएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। इतनी बातें आपको नोट करनी है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जल्दी से कमेंट कर कर आपको बता देना है। दोस्तों मैं सवाल एक लेता हूं, लेकिन उसके अंदर ऑप्शन ऐसे सेट करता हूं जिससे कि मैं आपको 8 से 10 सवाल और बता सकूं। आपको ये तरीका कैसा लगता है, अगर आपको तरीका पसंद आता हो तो आप कमेंट कर कर जरूर बताएं। अगर आपको तरीका पसंद नहीं आता है तो आप वो भी कमेंट कर कर बता सकते हैं। मैं केवल सवाल उसका आंसर आपको बताता चलूंगा, लेकिन इससे आपको सीखेंगे नहीं आप। मैं क्या करता हूँ, एक सवाल लेता हूँ, 4 ऑप्शन ऐसे सेट करता हूँ जिसमें 4 नए सवाल के बन रहे होते हैं। कमेंट कर कर आप जरूर बताएं कि ये तरीका आपको कैसा लगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1828, 1839, 1875, 1867। ये चारों डेटें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण डेटें यहाँ पर लगाई हैं। दोस्तों तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1839। ये तो हो गया आपका सवाल जो पूछा गया था एमटीएस में। अब दोस्तों ये 4 डेटें बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कीजिएगा। 1828 किसकी स्थापना हुई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। 1875 किसकी स्थापना हुई थी, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। याद कीजिएगा 1867 किसकी स्थापना हुई थी, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। और किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। और एक है 1897, ये इसमें दोस्तों किसकी स्थापना हुई थी, तो आपको याद होगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। किसने की थी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाई राजा जय सिंह ने नई राजधानी किसको बनाया था, जोधपुर, जयपुर, गांधीनगर, इंदौर। तो आपको ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों बात करते हैं इंदौर। इंदौर से आपको क्या रखना, 17वां भारतीय प्रवासी दिवस, 17वां भारतीय प्रवासी दोस्तों दिवस।
इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछा जाए 1 लाख से कम जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? पंचगनी महाराष्ट्र। ये दोनों सवाल आप नोट करेंगे, पंचगनी, और ये कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर पूछे तो इंदौर, 1 लाख से कम जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर पूछे तो पंचगनी महाराष्ट्र। और 17वां भारतीय प्रवासी दिवस दोस्तों कहाँ पर मनाया गया था? इंदौर। और दोस्तों कहाँ के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट के रूप में आए थे? तो आपको याद होगा गुयाना के, जो गुयाना के राष्ट्रपति वो दोस्तों चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। कौन थे? मोहम्मद इरफान। ये जितने सवाल बन सकते थे मैंने आपको बता दिए, सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सवाल पूछा गया कि ह्वेन-सांग ने पल्लवों की किस राजधानी का भ्रमण किया था? बहुत ही लल्लन टॉप सवाल था। वज्जी, कांचीपुरम, कन्नौज या पाटलिपुत्र? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कांचीपुरम। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों ये वज्जी, ये किसकी राजधानी थी? वैशाली की। किसकी थी? वैशाली की राजधानी थी। इसको भी आपको नोट करके रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल दोस्तों हमसे पूछा गया कि विद्युत धारा को प्रभावित होने तथा रोकने के लिए किस परिपथ का उपयोग करते हैं? दोस्तों यह सवाल आपके एसएससी में प्रीवियस ईयर साल में भी पूछा गया था और इस बार भी पूछा गया, यानी कि महत्वपूर्ण सवाल है। और सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल 2023 में भी पूछा जा सकता है ये सवाल है। दोस्तों विद्युत धारा को प्रभावित होने में और रोकने के लिए किस परिपथ का उपयोग करते हैं? तो आपको नोट करके रखना है, ये दोस्तों स्विच का उपयोग करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों जो फ्यूज होता है, फ्यूज, ये फ्यूज क्यों लगाया जाता है? आपको याद होगा दोस्तों, आपके जो मीटर है वहाँ पर परिपथ में एक फ्यूज लगा होता है। अगर विद्युत बहुत तेज़ी से आई तो ये फ्यूज दोस्तों फ्यूज हो जाता है और आपका जो मतलब लाइट है, पंखा है, कुछ भी है, वो फूकते नहीं हैं दोस्तों। तो आपसे यहाँ से सवाल क्या बनता है? जो फ्यूज होता है उसमें दोस्तों जो तार लगता है वो उच्च गलनांक का होता है कि निम्न गलनांक का होता है? ये सवाल पूछा जाता है। तो फ्यूज के अंदर दोस्तों किसका उपयोग करते हैं? निम्न गलनांक का। किसका करते हैं? निम्न गलनांक का। ये दोस्तों निम्न गलनांक का क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर वोल्टेज बहुत तेज आए तो ये दोस्तों ये जो फ्यूज है, ये तार है, ये टूट जाए, जिससे कि हमारे जो मोटर है, पंखे हैं, जो हमारा विद्युत उपकरण है, वो फ्यूज ना हो, खराब ना हो। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर निम्न गलनांक का दोस्तों फ्यूज लगाया जाता है। अगर यही दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए, जो बल्ब होता है उसमें दोस्तों जो तार लगता है वो उसका गलनांक कैसा होता है? उसका गलनांक होता है उच्च। ये दोनों सवाल एसएससी ने 2 से 3 बार पूछे हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई? क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताएं। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा था? ये ईसाई था। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इस सवाल को अपने आप से आप एक बार रीचेक कर लेंगे खुद से, यानी कि दोस्तों इसको मैं अपनी तरफ से कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं, इसको आपको रीचेक करना है, फिर उसके बाद उसका आंसर ऑथेंटिक मानना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। रानी की वाव का निर्माण किस नदी के तट पर हुआ था? अच्छा सवाल है। रानी की वाव, इसका निर्माण कराया किसने था? तो दोस्तों आपको याद होगा ताजमहल की भद्दी नकल किसको कहते हैं? रानी की वाव किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। अब दोस्तों कमेंट करके बताएं कि औरंगाबाद का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तब तक सवाल के ऊपर बात करते हैं कि रानी की वाव का निर्माण किस नदी के तट पर हुआ था? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सरस्वती नदी, कृष्णा नदी? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षाओं को लेकर। अब दोस्तों बात करते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, इस पर दोस्तों कौन कौन से बांध स्थित है? मैंने आपको बताया थे अलमाटी बांध और नागार्जुन सागर बांध। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि 1835 में किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? हिंदी भाषा को, संस्कृत भाषा को, उर्दू भाषा को, अंग्रेजी भाषा को? तो आपको नोट करके रखना है, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको नोट करके रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेतीली मिट्टी? तो आपको नोट करना है, इसके लिए दोमट मिट्टी उपयोगी होती है। किसके लिए? गेहूं की खेती के लिए। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों कपासी मृदा, ये दोस्तों किसके लिए होता है? कपास से संबंधित होती है, कपास से संबंधित होती है। इसी को दोस्तों काली मृदा भी कहते हैं, या सॉरी रेगुर मृदा, काली मृदा या रेगुर मिट्टी।
ये सब एक ही नाम है, इनको आप नोट करके रखें। सवाल कोई सा भी बन सकता है आपकी परीक्षा को लेकर। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि केंद्रक, दोस्तों यहाँ पर केंद्र नहीं होगा, केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य कौन सा पदार्थ पाया जाता है। बहुत ही लल्लन टॉप सवाल था। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी का है। तो आपको ध्यान में रखना है केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में कौन सा पदार्थ मिलता है, ये साइटोप्लाज्म मिलता है। इसको आप ध्यान में रखें, इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य इसी को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, 1665। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लेवेनहॉक। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन। ये सब सवाल मैंने आपको बता दिए कल वाली क्लास में। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया था कि कालबेलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है। बहुत ही सिंपल सवाल था, आप सबको पता है कालबेलिया कहाँ का है, ये राजस्थान से संबंधित है और वहाँ के जो सपेरे हैं उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन एक सवाल आपको और याद रखना, गणगौर। गणगौर गणगौर त्यौहार कहाँ का? ये भी राजस्थान का त्यौहार है, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों गुजरात का त्यौहार कौन सा है? गरबा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था गरवी, दोस्तों उसका आंसर किसी बच्चे ने नहीं बताया। कमेंट करके बताएं कि गरवी फेस्टिवल कहाँ का है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। अगर बात करें दोस्तों उत्तराखंड से आपको याद रखना हरेला फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? उत्तराखंड। और हरेली कहाँ मनाते हैं? छत्तीसगढ़। ये दोनों सवाल भी आपको नोट करने हैं। हरेली कहाँ का है? छत्तीसगढ़। हरेला कहाँ का है? उत्तराखंड। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? आप सबको पता है, मैंने कल ही बताया था आपको। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम के अंदर लगता है। कामाख्या माता मंदिर असम के अंदर लगता है अम्बुबाची का मेला। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों केरल में कौन सा मंदिर है? सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर आपसे पूछा जाए कहाँ पर स्थित है तो आपको याद रखना ये केरल में स्थित है। लेकिन अम्बुबाची का मेला कामाख्या माता मंदिर में लगता है, ये कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। दोस्तों असम में मैंने आपको क्या क्या बताया था? बिहू फेस्टिवल, वांचुआ फेस्टिवल, इन सबका आयोजन कहाँ पर होता है? असम में। और दोस्तों मध्य प्रदेश की बात आई तो आपको, सॉरी दोस्तों महाराष्ट्र की बात आई तो काला घोड़ा कला महोत्सव, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर होता है? तो आपको याद रखना ये महाराष्ट्र में इसका आयोजन होता है, मध्य प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों क्या है? तानसेन महोत्सव। और तानसेन महोत्सव कहाँ पर मनाता है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और एक दोस्तों खजुराहो फेस्टिवल, ये कहाँ का है? ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया था कि फुटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, टेबल टेनिस हो गया, इन सब में आप खिलाड़ियों की संख्या पढ़कर जाएं। आपकी हर शिफ्ट में एसएससी सवाल पूछता है। स्टैटिक जीके का अच्छा पोर्शन है स्पोर्ट्स। तो आपको ध्यान में रखना है फुटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 खिलाड़ी होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। कभी दोस्तों आपसे खिलाड़ी पूछता है, कभी इसकी समय सीमा पूछता है। दोस्तों सवाल घूम घूम के वही पूछे जा रहे हैं आपकी परीक्षा के अंदर। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जलडमरू स्थित है? मलक्का जलडमरू, पाक जलडमरू, सुंडा जलडमरू या युकाटन जलडमरू? ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच में इसमें कौन सा जलडमरू स्थित है? तो आप सबको पता होगा पाक जलडमरू स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं मलक्का जलडमरू, इस दोस्तों ये किसके बीच में स्थित है? इंडोनेशिया और मलेशिया। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में दोस्तों क्या स्थित है? तो आपको याद होना चाहिए मलक्का जलडमरू। और सुंडा दोस्तों जलडमरू कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए युकाटन चैनल, मैक्सिको और क्यूबा, और क्यूबा को क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा कहा जाता है। आपको याद होगा। जितने सवाल मैं दोस्तों यहाँ पर व्याख्या कर रहा हूँ, आप एक एक सवाल को अपनी कॉपी में नोट करके रखना। कोई से भी एग्जाम में बैठ जाना, इससे बाहर सवाल आपसे परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाली क्लास है। एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा। पूरी क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक, और जितनी व्याख्या मैं कर रहा हूँ सारी व्याख्या को आप नोट करते चलेंगे। और अपने दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर कर दें जो भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। 100% सफलता दिलाकर आपको सफल बनाने वाली क्लास साबित होगी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
हमारा अगला सवाल दोस्तों हमसे पूछा गया है कि कैप्टन कूल खिलाड़ी के रूप में कौन जाना जाता है। तो आपको दोस्तों याद होगा, ये दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं कैप्टन कूल के नाम से। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों सचिन तेंदुलकर, इनकी एक दोस्तों ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा कौन सी है? प्लेइंग इट माई वे। किसकी है? ये दोस्तों सचिन तेंदुलकर की है। अब आपको कमेंट कर बताना है बिलीव किसकी है। बिलीव ये कल मैंने बताया था आपको इसका जवाब कमेंट कर देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त यानी कि बीके दत्त, इन्होंने असेंबली पर बम कब फेंका था? ये सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछा गया था। 1929, 1930, 1931, 1932, चारों डेटे मैं डिस्कस करने वाला हूं इस सवाल के अंदर। दोस्तों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने असेंबली पर बम कब फेंक दिया था? तो आपको याद होना चाहिए 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने असेंबली पर बम फेंका था। अब दोस्तों 1929 क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपको याद होगा लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन ये दोस्तों कब हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए 1929 में। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1930 इसमें दोस्तों क्या हुआ था? दांडी यात्रा चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये दोनों चीजें इसके अंदर ध्यान रखिएगा। 1931 में क्या होता? कराची अधिवेशन। और महात्मा गांधी जी को काले झंडे कब दिखाए गए थे? कराची अधिवेशन के दौरान ही दिखाए गए थे। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। 1932 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो आपको याद होगा महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। कहां पर हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था। इतनी बात आपको याद रखनी है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, ये महत्वपूर्ण है। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। ये एनसीईआरटी की डेट है, इसको आप नोट करके रखेंगे। अब आपको कमेंट करके बताना है सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों महान लोगों को फांसी कब हुई थी? इसका जवाब आपको कमेंट कर पूरी डेट आपको बतानी है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पे था? इस सवाल को शायद हमने कल भी डिस्कस कर लिया था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात कहां पर है? केरल के अंदर है, आपको याद होगा। और सबसे कम लिंगानुपात का पूछा जाए तो हरियाणा न्यूनतम। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? हरियाणा। सबसे अधिक कहाँ पर है? केरल। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? हरियाणा। और एक सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार वह ऐसा कौन सा राज्य था जिसमें जनसंख्या दोस्तों वृद्धि होने के स्थान पर जनसंख्या में कमी हुई थी? कौन सा राज्य था? नागालैंड। इसको आप नोट करके रखें। और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। और नागालैंड में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? हॉर्नबिल। स्ट्रैटेजी का अच्छा सवाल है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? नागालैंड के अंदर मनाते हैं, इसको आप ध्यान में रखें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। संविधान की शक्तियां किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए संविधान की शक्तियां किसके पास होती हैं। ये दोस्तों ऑप्शन में आपके राष्ट्रपति दे के रखा हुआ है, तो यही आपका सही आंसर होगा। और अगर आपके ऑप्शन में दोस्तों संसद दे के रखता तो वही आपका राइट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर आपका संसद नहीं दे के रखा हुआ है, आपका क्या दे के रखा हुआ है? राष्ट्रपति। तो आपका यही सही आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों राष्ट्रपति की बात आई तो आपको याद कीजिएगा, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है या प्रधानमंत्री बनना है, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है और प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, अगर आपको राज्यपाल बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है, किसका? राज्यसभा का अगर आपको मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ये 6 से 7 सवाल हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। केलुचरण महापात्र का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मैंने आपको कई बार नोट करा चुका हूं। केलुचरण महापात्र, इनका संबंध किससे है? ये दोस्तों ओडिसी नृत्य से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल दोस्तों हमसे पूछा गया कि सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? सिमुक थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, दंतिदुर्ग कड़फिसस है। तो मैंने आपको बताया था सातवाहन वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक पूछा जाए या सबसे शक्तिशाली शासक पूछा जाए तो आपका जवाब होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाता सातवाहन वंश के संस्थापक तो आपका जवाब हो जाता सिमुक। ये दोस्तों संस्थापक थे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। लेकिन सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक या सबसे शक्तिशाली शासक पूछे तो आपको जवाब देना है गौतमी पुत्र सातकर्णी। दंतिदुर्ग मैंने आपको बताया था राष्ट्रकूट वंश।
राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। कडफिसस आपको दोस्तों याद होगा किस वंश के संस्थापक हैं? कडफिसस। आपको कमेंट करके बताना कडफिसस किस वंश के संस्थापक है। मैंने कई बार दोस्तों सारे वंश और उनके संस्थापक आपको नोट कराए हुए हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उदयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? यह भी सवाल पूछा गया था। पुलकेशिन द्वितीय, सवाई राजा जय सिंह, उदय सिंह द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है ये दोस्तों उदय सिंह द्वितीय के द्वारा कराई गई थी उदयपुर की स्थापना। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। तो आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको नोट करके रख लेना है। बात करते हैं दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। अगर आपसे पूछा जाए मेरियाना गर्त कौन सी दोस्तों? मेरियाना गर्त यानी कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसको भी आपको दोस्तों याद करके रखना। सॉरी दोस्तों, ये दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है, इसको आप काट दीजिएगा, इसको आपको काट देना है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको याद रखना है एशिया महाद्वीप है, इसको आप नोट करें। मेरियाना गर्त तो प्रशांत महासागर में स्थित है। माफ कीजिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इसको आप इग्नोर करेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। फ्रीडम ऑफ एक्साइल किसकी पुस्तक है? हरीश मेहता, विनोद राय, आलोक चक्रवाल, दलाई लामा। तो आपको ध्यान में रखना है फ्रीडम ऑफ एक्साइल ये किसकी आत्मकथा है? दलाई लामा की आत्मकथा है, इसको भी आपको नोट करना है। दोस्तों दलाई लामा हो गए, रस्किन बॉन्ड हो गए, इनकी पुस्तकें हर शिफ्ट में आपसे पूछी जाती हैं, इनको आप ध्यान में रखें। याद कीजिएगा हरीश मेहता, इनकी पुस्तक कौन सी है? द मैवरिक इफेक्ट, आपको नोट करना है द मैवरिक इफेक्ट। और दोस्तों विनोद राय, इनकी पुस्तक मैंने आपको बताई थी, कौन सा? आपको याद कीजिएगा विनोद राय की एक पुस्तक दोस्तों मैंने आपको बताई थी, अभी मुझे याद नहीं आ रही, आगे याद आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। आलोक चक्रवाल, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ये भी मैंने आपको बताई थी। हरीश मेहता की कौन सी है दोस्तों? द मैवरिक इफेक्ट। और विनोद राय की दोस्तों कौन सी है? नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, इसको आप लिख लें, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? तो आपको नोट करना है ये विनोद राय की पुस्तक है, सवाल परीक्षा में पूछा गया है आपकी एसएससी में। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो मैंने आपको कई बार बताया था अनुच्छेद दोस्तों 25 से 28 के अंतर्गत क्या दिया हुआ है? अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता। मनुष्य कोई सा भी धर्म अपनाए ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 25 से 28। तो आपके ऑप्शन में दोस्तों क्या दिया हुआ है? 25 दिया हुआ, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अनुच्छेद 32 इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आपको याद होगा। और दोस्तों अनुच्छेद 40 इसमें क्या है? ग्राम पंचायत का गठन, ये सवाल भी पूछा गया है। ग्राम पंचायत का गठन किसके अंदर है? आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 47 में क्या है? आपको याद होगा पोषण संबंधित अधिकार है, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों आर्टिकल 50 में दोस्तों क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका पृथक्करण किसके अंदर देकर रखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 50 में। और आर्टिकल नंबर 51 इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। आर्टिकल नंबर 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। और आर्टिकल नंबर 51A इसमें किसका उल्लेख है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, और इसमें भारत की वन नीति शामिल है। तो मैंने आपको 10 से 12 आर्टिकल बताए, इनको आप नोट कर लें। और आर्टिकल नंबर 18 में क्या है? तो आपको याद होना चाहिए उपाधियों का अंत, एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। आर्टिकल 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल नंबर 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। आर्टिकल नंबर 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता, सिविल कोड, कहाँ पर लागू है? गोवा में। आर्टिकल नंबर 47 में क्या है? तो मैंने आपको बताया था पोषण संबंधी अधिकार है। आर्टिकल नंबर 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल नंबर 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। आर्टिकल नंबर 51A में क्या है? तो आपको मैंने बताया था भारत की वन नीति यानी कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख, 42वां संविधान संशोधन 1976। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा हो तो जल्दी से क्लास को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों सारी वीडियो सारी क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अभी हमने डिस्कस कर लिया, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, राज्यपाल बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है, प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष।
उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। रेशम कीट पालन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों एपीकल्चर, एपीग्राफी, सेरीकल्चर, वर्मीकल्चर। तो आपको याद होगा रेशम कीट पालन, इसको कहते हैं सेरीकल्चर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें कर लेते हैं। एपीकल्चर, इसमें क्या दिया हुआ है? मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन किसके अंदर है? तो आपको याद रखना एपीकल्चर में। एपीग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अभिलेखों का अध्ययन। ये सवाल दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, एपीकल्चर अलग है, एपीग्राफी अलग है। अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन किसके अंदर किया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है एपीग्राफी के अंतर्गत किया गया है। वर्मी कल्चर में दोस्तों क्या होता है? केंचुए की खेती होती है। केंचुए की खेती किसके अंदर होती है? वर्मी कल्चर के अंतर्गत होती है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों 1 से 2 महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि अगर आपसे पूछ ले मछली पालन, पिसी कल्चर। मछली पालन किसमें होता है? पिसी कल्चर के अंतर्गत होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अंगूर की खेती किसके अंदर होती है? वीटी कल्चर, वीटी कल्चर में होती है अंगूर की खेती। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है हॉर्टिकल्चर कौन सा? दोस्तों हार्टी, ये दोस्तों हॉर्टिकल्चर है। इसका संबंध किससे होता है? इसके अंतर्गत किसका दोस्तों फसल की जाती है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। ये कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों जो अध्ययन थे मैंने आपको नोट करा दिए। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? शायद इस सवाल को हमने कवर कर लिया था, 1966 में हुई थी। आई थिंक इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे खुद से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इस सवाल को आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे, शायद हमने इसका आंसर मैंने आपको बता दिया था कि नहीं। और इसको आप ऑथेंटिक नहीं मानेंगे, इसको आप खुद से चेक करेंगे, उसके बाद इसका आंसर आप ऑथेंटिक मानने वाले हैं। दोस्तों वर्तमान समय में कितने हाई कोर्ट हैं? कुल 25 हाई कोर्ट हैं, आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों गुजरात में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। ब्लैक बक कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं झारखंड। झारखंड में क्या स्थित है? पलामू, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? झारखंड के स्थित है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में कौन सा है? रामगढ़ विषधारी, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा? रामगढ़ विषधारी। और 53वां कौन सा? रानीपुर, रानीपुर। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा? रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। दोस्तों गुरु घासीदास, ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। गुरु घासीदास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बता देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कथक नृत्य में दूसरा सर्वोच्च सम्मान किसे प्राप्त हुआ? सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज, मृणाली साराभाई, पंडित रविशंकर। तो आप सबको पता है कथक किससे संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज जी से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और सितारा देवी और लच्छू महाराज, इन तीनों का संबंध भी किससे है? ये दोस्तों कथक से ही संबंधित है। कथक दोस्तों कहाँ का? उत्तर भारत, उत्तर भारत का है कथक। इसको भी आपको नोट करना है, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं को लेकर। मृणाली साराभाई, आपको याद होगा मृणाली साराभाई हो गई, यामिनी कृष्ण मूर्ति हो गई, रुक्मणी देवी अरुणडेल हो गई। इन तीनों का संबंध किससे है? भरतनाट्यम। इसके अलावा मृणाली साराभाई हो गई और मृणाली साराभाई, यामिनी कृष्ण मूर्ति और राधा रेड्डी, इनका संबंध किससे है? तो हमने बताया था आपको कुचिपुड़ी। ये तीनों नाम आपको नोट करने हैं, क्योंकि दोस्तों ये दो नाम कॉमन है कुचिपुड़ी में और भरतनाट्यम में। पंडित रविशंकर, इनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? जल्दी से आपको कमेंट कर कर बताना है। कुछ सवाल दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, कुछ सवाल आपको कमेंट कर कर बताने हैं, जिससे कि आपको सारे सवाल गोली की तरह याद होते चलें। परीक्षा में दोस्तों सवाल आया और आपने फिर भी गलत कर दिया तो दोस्तों कोई मतलब नहीं बनता आपके पढ़ाने का, आपका पढ़ने का, हमारा पढ़ाने का। दोस्तों सवाल आए और आप सटीक तरीके से उसका सही कर दें। और सही कब होगा? जब दोस्तों किसी भी सवाल का बार बार रिवीजन करेंगे, जिससे कि दोस्तों आप कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, आप एक बार में उसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया था कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आप सबको पता है ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कौन जीता था? अपना भारत देश जीता था। किसको हराया था? इंग्लैंड को हरा दिया था। आपको याद होगा आईसीसी महिला T20 विश्व कप ये कहाँ हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है, ये दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये दोस्तों कहाँ से लिए गए? अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर नोट करा देता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। सवाल बहुत बार परीक्षाओं में आता है, आपको याद रखना है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP ये कहाँ से लिए गए हैं? तो आपको ध्यान में रखना, आयरलैंड से लिए गए हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं अमेरिका। अमेरिका से दोस्तों क्या क्या लिया गया? मौलिक अधिकार, इसको आप नोट करें। मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो कहाँ से ली गई? वो भी अमेरिका से ही ली गई है। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से दोस्तों क्या लिया गया? समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची की अवधारणा दोस्तों कहाँ से ली गई है? ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस से लिए गए हैं। कहाँ से? रूस से। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन दोस्तों कहाँ से लेगा? दक्षिण अफ्रीका से। इतनी चीज़ें आपको नोट करनी है दोस्तों। मौलिक अधिकार कहाँ से लेगा? अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची की अवधारणा। मौलिक अधिकार दोस्तों, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP ये कहाँ से लिए गए हैं? तो आपको याद रखना है आयरलैंड से। अब दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन। लेकिन आपको यहीं पर सवाल को नहीं छोड़ना है, इनके भाग भी आप नोट कर लें फिर से। मौलिक अधिकार दोस्तों कौन से भाग में? भाग 3। और मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में? भाग 4A। और मौलिक दोस्तों क्या नाम? DPSP किस में? भाग 4 में है। इतने सवाल भी आपको नोट करके रखने हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पीएम मोदी के द्वारा प्रथम 5G सेवा कहाँ लॉन्च की गई? गुजरात, नई दिल्ली, वाराणसी, कर्नाटक। तो आपको याद रखना है पीएम मोदी के द्वारा प्रथम 5G सेवा कहाँ लॉन्च की गई थी? प्रगति स्टेडियम में की गई थी, नई दिल्ली के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन 5G सेवा कहाँ से प्रारंभ हुई? ये दोस्तों गुजरात से प्रारंभ हुई थी। आपको ये बातें दोनों याद रखनी है। और कब प्रारंभ हुई थी? आई थिंक 1 अक्टूबर को प्रारंभ हुई थी 2022 को। इसको आप एक बार खुद से रीचेक जरूर कर लेंगे। ऑप्शन में वाराणसी देके रखा हुआ है, तो आपको याद रखना है SCO इसकी 2022 की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो आपको दोस्तों मैंने बताया था इसकी 2023 की बैठक तो अपने भारत देश में हुई है। और अगर आपसे पूछा जाए SCO ने अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया है? वाराणसी को बनाया है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मुगलों के द्वारा नियोजित प्रथम शहर कौन सा था? औरंगाबाद, फतेहपुर सीकरी, कन्नौज, विजयनगर। तो आपको मैंने बताया था दोस्तों मुगलों के द्वारा नियोजित प्रथम शहर कौन सा था? फतेहपुर सीकरी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। मैंने आपसे सवाल पूछा था औरंगाबाद, इसका नया नाम बदल कर क्या हो चुका है? संभाजी नगर। क्या हो चुका है? संभाजी नगर। संभाजी नगर इसका नया नाम हो चुका है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी। आपको याद होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अक्टूबर 2022 तक सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, कार्लोस अल्कराज। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए 2022 तक, अक्टूबर तक सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? राफेल नडाल। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसको भी आपको नोट करके रखना है। और कितने इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? 22। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और एक सवाल आपसे और पूछा गया था कि रोजर फेडरर इन्होंने अपने खेल से संन्यास की घोषणा की है, कहाँ से संबंधित है? स्विट्जरलैंड। तो आपके SSC MTS में सवाल पूछा गया था कि रोजर फेडरर, सॉरी दोस्तों, ऐसे कौन खिलाड़ी जिन्होंने अपने खेल से संन्यास की घोषणा की है अभी हाल ही में? तो आपका आंसर क्या था? रोजर फेडरर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि म्यांमार की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? सवाल को सही से पढ़िएगा। म्यांमार की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। तो आपको ध्यान में रखना है म्यांमार की सीमा कितने राज्यों के साथ नहीं लगती? तो आपको नोट करना है ये सिक्किम के साथ नहीं लगती है म्यांमार की सीमा। लेकिन अब आपको याद रखना है कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, इसके अलावा मणिपुर के साथ लगती है, इसके अलावा नागालैंड के साथ लगती है। और ये दोस्तों बांग्लादेश के साथ लगती है। और एक दोस्तों मिजोरम। इन सभी के साथ दोस्तों म्यांमार की सीमा लगती है। इसकी बातें आपको ध्यान में रखनी है। सवाल महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षाओं को लेकर। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किस समाज की स्थापना की थी? अभी हमने डिस्कस कर लिया है 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने कौन से समाज की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती और सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? तो आपको याद होगा महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और कहाँ का समाज है? महाराष्ट्र का समाज है। इसको भी आपको नोट कर लेना है, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षाओं को लेकर। और इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी। कौन सी? गुलामगिरी। ये किसकी पुस्तक है? महात्मा ज्योतिबा फुले जी की पुस्तक है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से महाराष्ट्र से संबंधित नृत्य कौन सा है? गिद्दा, बिहू, लावणी, बांग्ला। तो आपको मैंने नोट करा दिया था दोस्तों, लावणी और तमाशा कहाँ का है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। बिहू कहाँ का है? असम का है। गिद्दा कहाँ का है? पंजाब का है। बांग्ला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मेघालय। मेघालय त्यौहार में, मेघालय में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? बांग्ला फेस्टिवल मनाते हैं। अब दोस्तों मेघालय की बात आई तो आपको याद होना चाहिए गारो खासी जयंतियाँ। कौन कौन सी दोस्तों? गारो खासी। कौन सी? गारो खासी जयंती। गारो खासी जयंतियाँ जनजातीय पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये मेघालय में पाई जाती हैं। और सर्वाधिक वर्षा दोस्तों कौन सी पहाड़ी के नीचे होती है? खासी पहाड़ी के नीचे होती है। इसको भी आपको नोट करना है। और दोस्तों मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। और शिलोंग में एक फेस्टिवल मनाते हैं, कौन सा? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? ऐसा सवाल आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया था। राष्ट्रपति, सांसद, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो आपको नोट करना है ये दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष होता है। इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे खुद से। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सवाल पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? पहला उत्तर प्रदेश है, सबको पता है, लेकिन दूसरा कौन सा था? महाराष्ट्र। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपने देखा होगा अभी तक 2011 की जनगणना से 8 से 10 सवाल आ चुके हैं, यानी कि 2011 की जनगणना आपको पढ़कर जानी है, चाहे आप एसएससी का कोई सा भी एग्जाम देने वाले हों। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सवाल दोस्तों हमसे पूछा गया था कि सरस्वती सेन का संबंध कौन से नृत्य से है? तो आपको ध्यान में रखना है सरस्वती सेन, इनका संबंध कौन से नृत्य से है? कथक से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सरस्वती सेन, ये 4 नाम हो गए, इनको आपको याद करके रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। लवलीना बोरगोहन, इनका संबंध कौन से खेल से है? बहुत ही सिंपल सवाल है, आप सबको पता है, इनका संबंध है मुक्केबाजी से। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों आपको याद रखना कहाँ की रहने वाली है? असम की। लेकिन कल मैंने आपको एक सवाल बताया था, आज मैं सवाल फिर बता रहा हूं क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? अपने भारत देश में दिल्ली में हुआ था। और इसमें दोस्तों 4 महिलाओं ने भारत देश का दोस्तों गौरव बढ़ाया था, उनको गोल्ड मेडल दिलाया था। वो 4 महिलाओं के नाम आपको रट डालने हैं। आपकी कोई सी भी परीक्षा हो भविष्य में, आपको चारों नाम आपसे पूछे जाएंगे। एक नाम क्या था? लवलीना बोरगोहन। कौन था दोस्तों? लवलीना बोरगोहन। इसके अलावा निखत जरीन, निखत जरीन, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, जरीन। नीतू घंगास, नीतू घंगास। एक है स्वीटी बुरा करके हैं, स्वीटी बुरा करके खिलाड़ी हैं, इनको आप ध्यान में रखें। ये चारों नाम आपको नोट करने हैं, ये सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर दे के जाएंगे। टेबल टेनिस, आपको याद होगा शरद कमल अंचता, किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? शरद कमल अंचता को मिला था। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत हमसे पूछी गई थी, तो आपको याद होगा मध्यमंडल यानी कि मीसोस्फीयर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों क्षोभ मंडल, ये सबसे नीची परत होती है। जो भी मौसम संबंधी घटनाएं होती, पानी का बरसना, आंधी तूफान, ओलावृष्टि, जो भी कुछ है वो सब क्षोभ मंडल में होता है। ये होता है समताप मंडल, इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। वायुयान का संचालन, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ये सब चीज़ें कहाँ पर होती हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में। आयन मंडल, जो दोस्तों रेडियो एक्टिविटी से संबंधित जितनी घटनाएं होती, तरंगों से संबंधित, वो सब कहाँ पर होती हैं? आयन मंडल में होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पीएम जनधन योजना में सर्वाधिक खाते किस राज्य में खोले गए थे? तो आपको याद होगा पीएम जनधन योजना वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना, जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 28 अगस्त
2014 को प्रारंभ हुई थी वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना। और सबसे ज़्यादा खाते कौन से राज्य में खोले गए थे? उत्तर प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों अगला सवाल हमसे पूछा गया था कि तुजुक ए जहांगीरी के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है इसके दोस्तों लेखक है जहांगीर। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं ह्वेन-सांग, इनकी एक पुस्तक है सी यू की। ये सवाल मैं आपको बार बार नोट करा रहा हूँ, इसको आप नोट करके रखें। सी यू की ये किसकी पुस्तक है? ह्वेन-सांग की पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको आप याद कर लें। हर्षवर्धन की पुस्तक कौन सी है? रत्नावली। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम ये किसकी आत्मकथा है? रस्किन बॉन्ड, गीतांजलि श्री, जावेद अख्तर साहब, हरिवंश राय बच्चन। तो आपको ध्यान में रखना है ये हरिवंश राय बच्चन साहब की पुस्तक है, इसको आप ध्यान में रखें। कौन सी है? इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। रस्किन बॉन्ड की दोस्तों आपको एक कृति आपको कमेंट करके बतानी है, इनकी एक पुस्तक का नाम आपको कमेंट करके बता देना है। गीतांजलि श्री आपको याद होगा रेत समाधि, रेत समाधि ये किसकी पुस्तक है? तो आपको याद होगा ये दोस्तों किसका उपन्यास है? गीतांजलि श्री। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नाम क्या था? टॉम ऑफ सैंड। इसीलिए दोस्तों 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया था? गीतांजलि श्री को दिया गया था। और जावेद अख्तर का है जादूनामा, जादूनामा ये किसका है? जावेद अख्तर साहब का है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बच्चे को पता है इसका नया नाम क्या हो चुका है? रामगंगा नेशनल पार्क। कहाँ पर स्थित है? अपने उत्तराखंड में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब आप कमेंट करके बताएं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। वर्ल्ड वाटर चैंपियनशिप चेस टूर्नामेंट 2022 का विजेता कौन बना था? दोस्तों आई थिंक इसका आंसर मैग्नस कार्लसन होगा, इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे। मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? यह भी सवाल आपके एमटीएस में ही पूछा गया है। और वर्ल्ड वाटर चैंपियनशिप चेस टूर्नामेंट 2022 है, ये दोस्तों विजेता कौन थे? मैग्नस कार्लसन। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे। विश्व स्तर पर सिलिकॉन वैली कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर आई थिंक न्यूयॉर्क होगा, इसको भी आप अपने आप से एक बार रीचेक करेंगे खुद से। जितने सवाल मैं आपको रीचेक करने के लिए बोल रहा हूँ उनको आप अपने आप से सर्च करेंगे, उसका आंसर ढूंढेंगे, उसके बाद उस आंसर को ही आप ऑथेंटिक मानेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि आगरा में शीश महल का निर्माण किसने कराया था? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, इल्तुतमिश। तो आपको ध्यान में रखना है ये शाहजहां ने कराया था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है। इल्तुतमिश इन्होंने क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, आपको याद होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने दोस्तों किसका निर्माण कराया था? जल्दी से आपको कमेंट कर बता देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। जगजीत सिंह इनका संबंध किससे है? तो आपको याद होना चाहिए ये दोस्तों गजल गायकी से संबंधित हैं। किससे? गजल गायकी से संबंधित है, इसको भी आपको नोट करना है। अब दोस्तों एक से दो नाम मैं आपको नोट करा रहा हूँ, इनको आप नोट करें। नंबर एक मृदंगम। मृदंगम से दोस्तों आपको एक नाम याद रखना है, पालघाट मणि अय्यर। कौन सा दोस्तों? पालघाट मणि अय्यर। पालघाट मणि अय्यर इनका संबंध किससे? ये मृदंगम से संबंधित हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए वायलिन वादक, ये दोस्तों कौन है दोस्तों? एम गोपाल कृष्ण अय्यर। एम गोपाल कृष्ण अय्यर इनका संबंध किससे? ये वायलिन वादक हैं। मृदंगम वादक कौन है? पालघाट मणि अय्यर। इन दोनों के नाम आपको नोट करके रखना है। आप परीक्षा उठाकर देखेंगे, आपको ये सवाल छपे हुए मिलेंगे आपकी परीक्षा के अंदर। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मकर संक्रांति को माघ साझी किस राज्य में कहते हैं? गुजरात, तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में कहते हैं माघ साझी। अब दोस्तों आपको बताएंगे कि कहाँ पर क्या बात कहते हैं। गुजरात में दोस्तों आपको याद होगा उत्तरायण। गुजरात में क्या कहते हैं? उत्तरायण कहते हैं। तमिलनाडु में दोस्तों आपको याद होगा पोंगल कहा जाता है। इसके अलावा असम में दोस्तों बिहू कहा जाता है। क्या? बिहू। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपको याद होगा यूपी में आपको याद होगा खिचड़ी मेला कहते हैं। क्या? खिचड़ी मेला कहते हैं, आपको याद होगा। और दोस्तों माघ साझी कहाँ कहते हैं? हिमाचल प्रदेश में। अब आपसे ये सवाल पूछ लिया गया, इन चारों में से कोई सा भी सवाल आपसे फिर पूछ लेगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि समानता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर होगा समान नागरिक संहिता, यानी कि सिविल कोड वाला है। यहाँ पर
समान नागरिक संहिता, इसको आप ठीक कर लेंगे सवाल को। समान नागरिक संहिता से संबंधित आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर 44 हमने अभी डिस्कस किया था। आर्टिकल 40 में क्या है? पंचायत का उल्लेख है। आर्टिकल 72 में दोस्तों क्या है? राष्ट्रपति का क्षमादान, मैंने आपको बताया है, इसको आप नोट कर लें। और अनुच्छेद 52 इसमें क्या है? इसमें राष्ट्रपति का उल्लेख है, यानी कि प्रेसिडेंट का उल्लेख है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर, पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर, फेदोमीटर है। तो आपको दोस्तों मैंने बताया था आर्द्रता ये किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको भी आपको नोट करके रखना है। आर्द्रता का मापन किससे करते हैं? हाइग्रोमीटर के द्वारा। बात करते हैं बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब का दोस्तों मापन किससे करते हैं? बैरोमीटर के द्वारा। पायरोमीटर इसके द्वारा किसी दूर स्थित वस्तु का उच्च ताप, किसी दूर वस्तु उच्च ताप, कोई वस्तु बहुत दूर स्थित है उसका उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। फेदोमीटर के द्वारा गहराई मापते हैं। क्या दोस्तों मापते हैं? गहराई मापी जाती है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अक्टूबर 2022 तक मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? सवाल दोस्तों बहुत घुमा के पूछा गया है, लेकिन इसमें दम नहीं है सवाल में। कुल 11 मौलिक कर्तव्य आपको याद होगा। कैसे 11 हैं? तो आपको याद होगा हमारे मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो एक भी नहीं। फिर होता है 42वां संविधान संशोधन, कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े आते हैं? 10। इसको आप लिख लें। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है? 1976 का है। इसके द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10। उसके बाद होता है 86वां संविधान संशोधन, कौन सा? 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है? 2002 का है। इसके द्वारा दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, आपको नोट करके रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस दोस्तों यहाँ से सवाल पूछा गया, किस पहले संगीतकार को भारत रत्न प्राप्त हुआ था? लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुब्बा लक्ष्मी, मोहम्मद रफ़ी। आपको याद रखना है ये दोस्तों, सुब्बा लक्ष्मी, इनको दोस्तों संगीत में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। इस बात को भी आपको नोट करके रखना है। सवाल आपकी परीक्षा में 2 से 3 बार अब तक ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछा लता मंगेशकर, इनको दोस्तों कब मिला था? ये भी आपको नोट करना है। इनको 2001 में मिला है। इनको कब मिला है? 2001 में भारत रत्न मिला है लता मंगेशकर जी को। और ये सुब्बा लक्ष्मी, इनको कब मिला था? 1998 ईस्वी में मिला था। ये डेटें आपको नोट कर लेनी है, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे। दोस्तों आशा भोसले, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? आशा भोसले को मिला है। लेकिन पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए पंडित रविशंकर, इनका संबंध दोस्तों किससे है? जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। और इनको दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया था? 1999 में दिया गया था। इसको भी आपको नोट कर लेना है, ये सवाल भी आपकी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। पंडित भीमसेन जोशी महाराज, ये दोस्तों कौन से घराने से संबंधित है? किराना घराना। और इनको भारत रत्न कब दिया गया था? 2009 में। कब दिया गया था? 2009 में। ये 8 से 10 सवाल जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आप नोट करें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपको याद होगा दोस्तों, विष्णु शर्मा अर्थशास्त्र के लेखक है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसमें दोस्तों हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बांग्लादेश की सीमा किस राज्य के साथ नहीं लगती है? दोस्तों मैंने आपको बताया था बांग्लादेश की सीमाएं। दोस्तों आपको मैं फिर से सारी चीज़ें आपको नोट कराऊंगा। आप यकीन मान के चलिएगा, जो भारत है उनके पड़ोसी राज्य हैं या पड़ोसी देश हैं, उनसे लगने वाले राज्यों की सीमाएं हर शिफ्ट में आपसे पूछी जाती हैं। जैसे कि नेपाल से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, ये पूछा जाता है। और बांग्लादेश से दोस्तों कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, ये तो जरूर पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। आपसे सवाल पूछा गया था कि बांग्लादेश की सीमा किस राज्य के साथ नहीं लगती, तो आपको याद रखना है ये सिक्किम के साथ नहीं लगती है। तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल किसके साथ लगती है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। और दोस्तों किसके साथ लगती है? असम और मेघालय। इन दोस्तों 5-6 राज्यों के साथ किसकी सीमा लगती है? बांग्लादेश की। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बांग्लादेश की सीमा, मतलब बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल। और सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? मिजोरम। और 2 बार सीमा किसके साथ लगती है? असम से। असम के साथ 2 बार। और तीनों ओर से कौन घिरा हुआ है? त्रिपुरा। ये 4 सवाल मोस्ट रिपीटेड सवाल हैं आपकी परीक्षाओं को लेकर। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। जीएसटी बिल में कितने स्लैब में बटी हुई है? तो आपको याद रखना ये 4 स्लैब में बटी हुई है। कितने?
4, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अच्छा जवाब होगा, सही जवाब होगा। अब दोस्तों जीएसटी की बात आई है तो आपको नोट करा दूं, जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा है जीएसटी का, तो आपको याद होगा 101वां संविधान संशोधन यानी कि 101 का कन्यादान करना है, आपको ध्यान में रखना है 101वां संविधान संशोधन है। और दोस्तों किसकी सिफारिश होता है, विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर दोस्तों जीएसटी आई थी। और पूरे भारत में कब लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017 को। अब दोस्तों यहीं पर आपको सवाल को नहीं छोड़ना है, तो आपको और 2 चीज़ें और याद रखनी है। जीएसटी से संबंधित आर्टिकल कौन सा, 246A, ये जीएसटी से संबंधित है। लेकिन जीएसटी काउंसिल से संबंधित अगर आपसे पूछे तो आपको 279A, ये दोनों सवाल बहुत अलग हैं। केवल जीएसटी पूछे तो आपको जवाब देना है 246A, लेकिन जीएसटी काउंसिल पूछे तो 279A। इन दोनों सवालों को भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब आप कमेंट करके बताएं जीएसटी कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। सवाल पूछा गया था कि कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता है। आई थिंक इसका आंसर दोस्तों आभासी होगा, इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सवाल पूछा गया था कि मुद्रा योजना थी, उसमें एम का क्या अर्थ है, तो हमने आपको बताया था इसका अर्थ होता है माइक्रो। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब था इस सवाल का। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये ओजोन मंडल यानी कि समताप मंडल पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है। इसका जवाब भी आपको ध्यान में रखना है, ये सवाल भी आपकी एसएससी एमटीएस ने पूछा हुआ सवाल है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कहने पर हुआ था, तो आप सबको पता है जनरल डायर के कहने पर हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। किसके, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, इसको आप ध्यान में रख लेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु मैंने बता दी है। पांडवों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो आपको याद होगा इंद्रप्रस्थ को बनाया था। किसको, इंद्रप्रस्थ को बनाया था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला सवाल क्या कहता है देख लेते हैं। 2022 तक मालदीव की राजधानी क्या थी, तो आपको याद होगा 2022 तक मालदीव की राजधानी थी माले। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों कवरत्ती ये किसकी राजधानी, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया है मस्कट किसकी राजधानी है, ओमान। ये सब दोस्तों मैंने वो ऑप्शन रखे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। फालतू का एक सवाल यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ है। अंकारा किसकी, तुर्की की। तुर्की का नया नाम क्या है, तुर्की है। आप सब जानते हैं तुर्की और सीरिया में कितनी ज़बरदस्त तरीके से भूकंप आया था, इसीलिए तुर्की और सीरिया आपको याद रखने हैं। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा, और सीरिया की दोस्तों क्या है, सीरिया। इसको भी आप नोट कर लें। सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्क। तुर्की और सीरिया इन दोनों की मदद करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो आपको याद होगा ऑपरेशन दोस्त चलाया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब जल्दी से आपको कमेंट कर बताना है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापसी लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। संविधान को किस तिथि को स्वीकार किया गया था, तो आप सबको पता है 26 नवंबर 1949। आपका ऑप्शन नंबर ए अच्छा जवाब होगा, सही जवाब होगा। लागू कब हुआ था संविधान हमारा, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, आपको याद होगा। 22 जनवरी 1947 और 13 दिसंबर 1946, ये दोनों डेटें आप नोट कर लें। अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों इसकी पहली बैठक हुई थी। और प्रस्तावना को दोस्तों कब पारित किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, प्रस्तावना इसको दोस्तों कब पारित किया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है। इसको पारित किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947। ये दोनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड हैं, इनको आप ध्यान में रखें। हमारा जो राष्ट्रीय दोस्तों गान है और राष्ट्रीय गीत है, इसको कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। आई थिंक 1947 होगा, 1950, इसको आप एक बार कंफर्म करेंगे। इसका आंसर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, इसका जवाब आपको कंफर्म करके बताना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
छठ पूजा किस भगवान को समर्पित है? तो आपको याद होगा ये दोस्तों भगवान सूर्य को समर्पित होती है छठ पूजा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किसने लॉन्च किया था? तो आपको याद होना चाहिए कृषि एवं किसान मंत्रालय। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। दोस्तों यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है, जो स्टार्टअप डे है यानी कि स्टार्टअप पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और स्टार्टअप डे कब मनाते हैं? 16 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको नोट करा दिया। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। धमेक स्पूत कहाँ पर स्थित है? सारनाथ, औरंगाबाद, श्रावस्ती। तो आपको ध्यान रखना धमेक स्पूत कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में स्थित है। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। अब दोस्तों सारनाथ की बात आई तो आपको याद कीजिएगा, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और इस घटना को क्या कहते हैं? अभिधम्म चक्र कहते हैं। और महात्मा गांधी ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद होगा महात्मा बुद्ध, इनके गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। और इनके मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी, बैरम खां, हेमू, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, महाराणा प्रताप, राजा जय सिंह। तो आपको दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है, कल भी मैंने इसको लेकर बहुत बड़ा डिस्कशन किया था। कल वाली क्लास आप 100% देख कर जाएंगे अगर आप एग्जाम देने वाले हैं। दोस्तों तराइन का पहला युद्ध आप सब जानते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए 1192 में हुआ था। और इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आधुनिक आवाज सारणी का जनक किसे माना जाता है? मेंडलीफ, जॉन डाल्टन, नील्स बोहर, मोजले। तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों मेंडलीफ को मानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का जनक। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए, इन्होंने अपने जो आवर्त सारणी थी उसमें दोस्तों किसको आधार बनाया था? परमाणु भार को। परमाणु भार को। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे सवाल पूछा जाएगा आधुनिक आवाज सारणी में जो मेंडलीफ है उन्होंने किसको आधार बनाया था? परमाणु भार को। और दोस्तों जो संशोधित आवाज सारणी थी मेंडलीफ की, तो आपको ध्यान रखना ये मोजले ने प्रस्तुत की थी। इन्होंने किसको बनाया था? परमाणु क्रमांक को। ये दोनों सवाल आपको ध्यान में रखने, दोनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपकी परीक्षा को लेकर। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। गुलाब और सपेरा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपको ध्यान में रखना ये राजस्थान से संबंधित है। आई थिंक इसको आप रीचेक कर लेंगे खुद से। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब हुई थी? तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों 23 मार्च 1931 को इन तीनों लोगों को फांसी हुई थी, आपको याद होगा। गांधी इरविन समझौता कब का है? 5 मार्च 1931। अब दोस्तों 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था? आपको याद होगा दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? साबरमती आश्रम से नमक कर को तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 को। कब तक चली थी? 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, सवाल महत्वपूर्ण है और पूछा गया सवाल है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? तो मैंने अभी आपको पहले बताया था प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों जो ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं वो सवाल आपकी परीक्षा में अगली शिफ्टों में पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों एक सवाल से 4 से 5 सवाल पढ़ने का क्या लाभ होता है, क्योंकि सवाल यहीं से घूम घूम के पूछ रहा है एसएससी आपसे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों अभी मैंने शायद पीछे आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन मैंने आपको दक्षिण अफ्रीका में बता दिया है, उसको आप माफ़ कीजिएगा। अंडर 19 महिला विश्व कप 2023 इसका आयोजन हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान में रखना है ये न्यूजीलैंड में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप करेक्शन कर लेंगे, वहाँ पर भी न्यूजीलैंड में हुआ था। कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया जीता था, आपको याद होगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ये सब मैंने कल डिस्कस कर लिया था, इसको आप ध्यान में रखें। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर के अंदर। ये सवाल 2 से 3 बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है।
फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लाल चींटी में पाया जाता है, आपको मैंने बताया था। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल आपको दोस्तों याद होगा, ये दोस्तों सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू के अंदर। किसके अंदर? नींबू के अंदर। और टार्टरिक अम्ल इमली के अंदर। एसिटिक अम्ल सिरका के अंदर। और लैक्टिक अम्ल दूध के अंदर। ये सब सारे अम्ल आपको नोट करके रखने हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है अमीनो अम्ल किसका बहुलक है। इसका जवाब कमेंट कर आपको बता देना है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये यहाँ से और अगले सवाल शुरू हो रहे हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लेख वगैरह। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, यानी कि दोस्तों लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास मैं आपकी रखने वाला हूँ डेली की, जिससे कि क्या होगा, आप पर ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और सारी शिफ्टों के जो कॉन्सेप्ट हैं आपको समझ में आएंगे। सवाल कराने को क्या है, आप फटाफट सवाल उसका उत्तर बताते चलिए, लेकिन दोस्तों आपके कोई फायदे में नहीं आएंगे वो सवाल, क्योंकि सवाल और उसका दोस्तों व्याख्या वो सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जितने सवाल मैंने कल बताए हैं या कल वाली क्लास देखिए वो आप देखिए, और जितना दोस्तों आज की क्लास में मैंने बताया आप वो देखिए। इसके आगे के सवाल हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब केवल कल की और परसों की 2 क्लासों में हम जितने सवाल पूछे गए सब डिस्कस कर लेंगे, यानी कि 2 मई से लेकर 19 मई की शिफ्टों में जितने सवाल पूछे गए आप 4 क्लासों में कवर कर पाएंगे। अब दोस्तों 4 क्लास में आपकी 5 घंटे की बना देता, उसका कोई मतलब नहीं रहता, आप बोर हो जाते क्लास देखते देखते। लेकिन दोस्तों आपको ये 4 क्लास 1-1 घंटे की हैं, आप इनको आसानी से देख सकते हैं और विद व्याख्या इसको मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को दिल से लाइक कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। दोस्तों आपको बता दें, जब चारों क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी तो इसकी PDF विद आंसर की मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कम्युनिटी टैब में उसका लिंक मिल जाएगा। आप कम्युनिटी टैब में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसकी PDF जब चारों शिफ्ट समाप्त हो जाएंगी, यानी कि चारों क्लासेस समाप्त हो जाएंगी, तो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट अपना प्रेम बनाकर रखिएगा।